बच्चों, बृहन मुंबई महानगर शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के इस प्रादुर्भाव के कारण हम अपनी कक्षाओं से दूर हैं, लेकिन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया से दूर नहीं है। इस अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी वर्चुअल मार्गदर्शिका श्रीमती संगीता कौशल पांडे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हुए आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। आज का टॉपिक हमारा है प्रदूषण भाग 1। मैं आपकी वर्चुअल मार्गदर्शिका शिक्षिका श्रीमती संगीता कौशल पांडे। क्या आप जानते हैं प्रदूषण क्या होता है? जब पर्यावरण के अंदर दूषित पदार्थ मिल जाते हैं तथा प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न करते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। अर्थात पानी, हवा, मिट्टी आदि का अवांछित दृश्यों से गंदा हो जाना, जिसका मानव एवं जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, प्रदूषण ये प्रदूषकों के कारण होता है। ये प्रदूषक परिसंस्थान के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर पर्यावरण हानिकारक, विषैला और अस्वस्थ हो जाता है। प्रदूषक ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रदूषक बच्चों प्रकृति के नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं होते। प्रदूषकों को बच्चों और 2 भागों में बांट सकते हैं, एक दृश्य प्रदूषक और दूसरा अदृश्य प्रदूषक। दृश्य प्रदूषक के उदाहरण हैं धूम्र, गैस, धूल, सीवर जल, कचरा, पशुओं तथा मनुष्य के मलमूत्र और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। इसे हम दृश्य प्रदूषक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम देख सकते हैं। दूसरा है अदृश्य प्रदूषक। अदृश्य प्रदूषक जैसे बैक्टीरिया, जल व मिट्टी में मिले विषैले रासायनिक पदार्थ, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये प्रदूषक होते हैं उसमें। बच्चों, प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इनमें से मुख्य जो है वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आज हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है? वायु में कौन कौन से घटक होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो वायु के घटकों को अगर 100% लिया जाए तो उसमें से 78% नाइट्रोजन होता है, करीब करीब 21% ऑक्सीजन होता है और 1% में आर्गन, अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण और जल वाष्प होता है। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के 2 कारण हैं, एक प्राकृतिक कारण है और दूसरा मानव निर्मित कारण है। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण देखते हैं बच्चों। चलिए, तो प्राकृतिक कारण में सबसे पहला हमारा है ज्वालामुखी के विस्फोट के फटने से ठोस, द्रव, गैस जैसे पदार्थ बाहर निकलते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वाष्प, धूल के कण, और ये सब वायु में मिल जाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है हमारा भूकंप। भूकंप के समय
पृथ्वी के गर्भ के अंदर से विषैली गैस और पानी का वाष्प बड़ी मात्रा में निकलकर हवा में मिल जाता है और हमारे वायु को प्रदूषित कर देता है। तीसरा कारण है रेगिस्तान और धूल से मिश्रित आंधी। इसमें जमीन की धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्म जीव हवा में मिल जाते हैं। चौथा कारण है बच्चों प्राकृतिक कारण, दावानल। दावानल का अर्थ होता है बच्चों जंगल में आग लगना। कभी कभी जंगलों में सूखी डालियों के एक दूसरे पर रगड़ने से या फिर अन्य कारणों से जंगल में आग लग जाती है, जिससे सूखे पेड़ पौधे, साथ ही हरे भरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जंगलों में रहने वाले बाकी सभी सजीव इनका ज्वलन हो जाता है। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस निकलती है। ये गैस तथा धुआं यह हमारे वातावरण में मिश्रित हो जाता है। पांचवा कारण है सूक्ष्म जीवों का हवा में मिश्रित होना। वनस्पतियों पर स्थित सूक्ष्म जीव, कवकों के बीजाणु तथा अनुपयोगी पदार्थों के सड़ने से उनमें से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो समय समय पर हवा में मिल जाते हैं तथा हवा को दूषित कर देते हैं। अगला है बच्चों हमारा मानव निर्मित कारण, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें सबसे पहला है ईंधन का उपयोग। बच्चों हम पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इनका उपयोग अलग अलग प्रकार से ईंधन के रूप में करते आए हैं। इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसे के यौगिक हवा में मिश्रित हो जाते हैं। साथ ही ठोस कचरा, कृषि का कचरा, बगीचे का कचरा जब खुली जगह में जलाया जाता है तो भी ये गैस से जो है निकलती हैं और हवा में मिश्रित हो जाती है। ईंधनों के कारण तथा खुले हुए कचरे को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसे के यौगिक ये हवा में मिश्रित हो जाते हैं तथा हमारी हवा को प्रदूषित कर देते हैं। अगला है मानव निर्मित कारण औद्योगिकीकरण। बच्चों देश में दिन प्रतिदिन नए नए कल कारखाने शुरू हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक की क्रांति आ रही है। देश का विकास हो रहा है, लेकिन इन कल कारखानों से बहुत अधिक मात्रा में धुआं बाहर आ रहा है और वायु को दूषित कर रहा है तथा गंधक मतलब सल्फर की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण भी हमारे वातावरण में मिश्रित होता जा रहा है। अगला है बच्चों परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट। बच्चों परमाणु ऊर्जा निर्माण में अधिकतर यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम जैसे तत्वों का उपयोग करते हैं। बच्चों ये तत्व वातावरण में किरणोत्सर्जन करती हैं तथा हवा को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित करती हैं। अब देखते हैं बच्चों हम कि हवा के प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो हवा में प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषक हैं सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका स्रोत है कारखाने। जिन स्थानों पर कोयला और खनिज तेल ईंधन का उपयोग होता है वहाँ पर यह प्रदूषक पैदा होता है। इसके कारण आँखों में जलन, श्वसन मार्ग में दाह, अतिरिक्त कफ होना और खांसी तथा थकान महसूस होता है। दूसरा हमारा प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहन और कारखानों का धुआं, इसमें अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
इसका परिणाम हमारे शरीर पर बच्चों ये पड़ता है कि रक्त में ऑक्सीजन की धारण करने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता। तीसरा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ये अधिकतर वाहनों के धुएं में होता है। इसके कारण फेफड़े और श्वसन मार्ग में जलन महसूस होती है। अगला है हवा में मिश्रित सूक्ष्म कण रूपी पदार्थ। अधिकतर उद्योग और वाहनों के धुओं में ये पाया जाता है और इसके कारण बहुत से हमारे श्वसन के रोग होते हैं हमें। धूल के कण, उद्योग और वाहनों का धुआं, इसके अंदर ये धूल के कण होते हैं। खास करके जैसे जहाँ पर पत्थरों को तोड़कर कुछ बनाया जाता है तो उस समय सिलिका जैसे पत्थरों के कण जो हैं वो वायु में मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण सिलिकोसिस नाम का रोग होता है। अगला है कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशकों की निर्मित और उपयोग, जहाँ जहाँ पर कीटाणुनाशक जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं और निर्मित होती है, जहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है वहाँ वहाँ पर कुछ एक मात्रा में ये कीटाणुनाशक पदार्थ जो है हवा में मिश्रित हो जाते हैं। इनसे मानसिक और दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। मीथेन, यह कारखानों से होने वाले गैसों के रिसाव के कारण हवा में ये मिश्रित होते हैं। इसके कारण विष बाधा, त्वचा रोग, त्वचा का कैंसर, दमा, श्वसन संस्थान का विकार, इस प्रकार की का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब देखते हैं बच्चों, हवा के प्रदूषण का वनस्पतियों पर और प्राणी जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियों में, उनकी पत्तियों में और उनकी टहनियों पर पर्णरंध्र छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वनस्पतियों में होता है। आप जानते हो कि वनस्पतियों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता, न वो वातावरण में ऑक्सीजन सही अनुपात में छोड़ पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड न मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट आ जाती है, पत्तियां जो है वो गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। प्राणियों में श्वसन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, खास तौर पे आँखों में जलन, सर में दर्द, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही साधारणतः देखी जाती हैं। हवा में प्रदूषण का बच्चों हमने देखा प्राणियों पर, वनस्पतियों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में इस प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो वातावरण पर पड़ता है, और वातावरण पे जो प्रभाव पड़ता है अंत में वो भी घूमकर जो है हम मनुष्यों पर ही आता है। तो वातावरण का प्रभाव में सबसे पहला जो है वो है ओजोन परत का क्षय या नाश होना। बच्चों, आप जानते हो कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। इस मंडल के मध्य भाग में करीब पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य सूर्य से उत्सर्जित होने वाले अर्थात निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी या पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करना है। अवशोषित करके पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करना है। ओजोन परत यह पृथ्वी के चारों तरफ एक छाते के समान है, जो पृथ्वी के सजीवों को सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। इन किरणों के कारण त्वचा का कैंसर भी होता है। बच्चों, वातानुकूल यंत्र एसी तथा प्रशीतकों फ्रिज में हवा को ठंडी करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थों के हवा में मिलने से ओजोन की परत का क्षय हो रहा है। बच्चों, अब हम अगला वायु प्रदूषण
का प्रभाव देखते हैं वो है हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य यह गैस करती है। औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण सूर्य की ऊर्जा अवशोषण अधिक हो रहा है। इस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ अन्य गैस और भी हैं जो पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा को रोके रखती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन्हें एकत्रित रूप से हम हरित गैस भी कहते हैं। बच्चों, हरित गृह के प्रभाव के कारण विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वातावरण में परिवर्तन, फसलों के उत्पादन में कमी, वन्य सजीवों के वितरण में बदलाव, हिमनद और हिम नदियों के पिघलने के कारण हमारे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ जमे हैं वे पिघलकर समुद्र में मिलते जा रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और समुद्र का पानी अब धीरे धीरे जमीन पर अपनी जगह लेता जा रहा है। ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहा तो हमें रहने और खेती करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। बच्चों, अगला है हमारा अम्लीय वर्षा, जिसे एसिड रेन भी कहते हैं। बच्चों, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल जैसे ईंधनों के ज्वलन से सल्फर व नाइट्रोजन, इसके ऑक्साइड वातावरण में मिश्रित हो जाते हैं। यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के पानी से मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल जब धुएं, वर्षा की बूंदें या हिम कणों से मिश्रित होते हैं होने के बाद जो वर्षा या हिम वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है। देखते हैं इस अम्लीय वर्षा का परिणाम क्या होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी तथा संग्रहित पानी जैसे तालाब, झील, नदी, भूजल, इनकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जलचर, प्राणी, वनस्पति और जंगलों में रहने वाले सजीवों को हानि पहुंचती है। दूसरा है इमारतें, पुतलों, ऐतिहासिक धरोहर, पुल, धातुओं की मूर्ति, तार के बाड़े का क्षरण होता है। तीसरा है अम्लीय वर्षा कैडमियम, मर्क्यूरी जैसे भारी धातुओं को बहाकर ले जाते हैं, जो वनस्पतियों द्वारा शोषित होते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। जलाशयों तथा जलवाहिनियों का पानी अम्लीय होने के कारण जलवाहिनियों के धातुओं और प्लास्टिक का पेयजल में निक्षालन होने के कारण स्वास्थ्य की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। बच्चों, जलवाहिनियों का अर्थ होता है कि जो हम पाइपों द्वारा पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये पाइप या जलवाहिनियाँ अधिकतर या तो धातुओं की होती हैं या प्लास्टिक की होती हैं। अम्लीय पानी होने के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण आप जानते हो पीने के पानी में मिलने से यह पानी अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय पानी के कारण ये धातु और प्लास्टिक कुछ मात्रा में जो है वो घुलकर पानी में घुल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अंत में देखते हैं बच्चों कि हवा प्रदूषण का प्रतिबंधात्मक उपाय
क्या है। बच्चों, हमने देखा प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कुछ काल के बाद स्वतः ही कम हो जाते हैं, लेकिन मानव निर्मित प्रदूषण प्रकृति में अपने आप कम नहीं हो सकते। इसलिए हमें यह कोशिश करना होगा कि मानव निर्मित वायु प्रदूषण को हवा में मिलने से रोकें, जो कुछ हद तक हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहला है, कारखानों से निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना आवश्यक है, जैसे निरोधक यंत्रणा, अरेस्टर्स और छन्नक यंत्र, फिल्टर्स का उपयोग। दूसरा है, शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले अवशिष्ट जैसे कचरा, शौचालय का पानी, इसका उचित निपटारा करना। तीसरा, परमाणु परीक्षण तथा रासायनिक हथियार, केमिकल मिसाइल्स के उपयोग पर नियंत्रण रखना। चौथा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर प्रतिबंध लगाना। बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अधिकतर AC तथा फ्रिज की हवा को ठंडी करने के लिए, हर प्रकार के स्प्रे में इसका उपयोग होता है। तीसरा, रासायनिक सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। चौथा, प्लास्टिक के फोम्स बनाने में इसका उपयोग होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस के कारण हमारी ओजोन के परत में भी छिद्र हो रहा है, इसलिए CFC की निर्मित पर प्रतिबंध लगाना बहुत बहुत आवश्यक है। बच्चों, हम भी अपने रोज के कुछ प्रयासों से हमारे वायु प्रदूषण की कमी में अपना योगदान दे सकते हैं। पता है कैसे? जैसे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके यातायात के लिए अपने निजी वाहनों के बदले सार्वजनिक बस या रेलगाड़ी से हम यातायात कर सकते हैं। दूसरा, खुले में कभी कचरा न जलाएं। तीसरा, खुले में शौच के लिए न जाएं। चौथा, कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें। पांचवा, AC तथा फ्रिज का उपयोग कम करें। छठवां, ज़रूरी ना होने पर अपने घर या परिसर के विद्युत बल्ब व फैन बंद रखें। तो चलिए, आज से ही हम अपने पृथ्वी को वायु प्रदूषण से मुक्त करने का वचन लेते हैं। बच्चों, अगले भाग में हम जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक बार वीडियो देखने से सारे मुद्दे स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वीडियो को आप बार बार देखें और सारे मुद्दे जो है अपने स्पष्ट कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।